शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के पूर्ण स्वामित्व वाले NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी NSE IFSC ने चुनिंदा अमेरिकी स्टॉक्स में ट्रेडिंग शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी सुविधा NSE IFSC प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएगी। अमेरिकी स्टॉक्स की ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और होल्डिंग पूरी तरह IFSC अथॉरिटी के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के तहत होगी। एक्सचेंज ने NSE IFSC रिसीट्स की लिस्ट साझा की है, जिनके लिए गुरुवार 3 मार्च 2022 से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इनमें 8 अमेरिकी स्टॉक्स अल्फाबेट, गूगल, अमेजन, टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स और वॉलमार्ट शामिल हैं। ये पेशकश अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स के रूप में होंगी। कुछ स्टॉक्स में बाद में शुरू होगी ट्रेडिंग, एक्सचेंज ने कहा। इसमें चुने गए बाकी अमेरिकी स्टॉक्स NSE IFSC रिसीट्स के लिए ट्रेडिंग शुरू होने की तारीख बाद में सूचित की जाएगी। इनमें बर्कशायर हैथवे, अडोब, मास्टरकार्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, वेल्स फार्गो आदि शामिल हैं। इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी में खुले अपने डीमेट खातों में डिपॉजिटरी रिसीट्स होल्ड कर सकेंगे और इसमें रखे स्टॉक से जुड़े कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट्स हासिल करने के हकदार होंगे। मुथूट फाइनेंस के शेयर के भाव में आज यानी 3 मार्च को सुबह के सत्र में तेजी आई, क्योंकि रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 1750 रुपये के लक्ष्य और 26% की बढ़त के साथ स्टॉक पर खरीदारी की कॉल दी। सुबह के दौरान करीब 9:41 बजे BSE पर कंपनी का शेयर 32.90 रुपये या 2.37% ऊपर 1421.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसने 1429.15 रुपये के इंट्राडे हाई और 1399 रुपये के इंट्राडे लो को भी छुआ। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि मुथूट फाइनेंस 2022 के लिए NBFC स्पेस से उनकी टॉप पिक है। स्टैंडअलोन AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट में वित्त वर्ष 16 से 21 में 17% कंपाउंड वार्षिक ग्रोथ दर CAGR दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2021 में कोविड-19 के प्रकोप और सोने की कीमतों में तेज उछाल से पहले भी कंपनी ने मार्च 2020 तक 19/15-14% का 2-3-4 साल के लिए CAGR दर्ज किया था। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो, एल्यूमिनियम की कीमतों के ऑल टाइम हाई छूने के साथ ही स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी से नाल्को के शेयर में मजबूत आती नजर आ सकती है, क्योंकि कंपनी मुख्यतः एल्यूमिनियम के कारोबार में ही है। बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल यह स्टॉक शॉर्ट टर्म में 160 रुपये तक का स्तर छूता नजर आ सकता है। स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि यह कंपनी आने वाली तिमाही में काफी अच्छे नतीजे पेश करेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतों की बढ़ती वजह से इसको जोरदार फायदा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम के भाव अपने ऑल टाइम हाई पर जाते नजर आए। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर हमको नाल्को के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट के तमाम जानकारों का कहना है कि 130 रुपये के स्तर पर इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सुमित कैपिटल की CEO और पोर्टफोलियो मैनेजर सौम्या सरकार को लगता है कि जब तक कमोडिटी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण आए महंगाई थमती नहीं है, तब तक भारतीय इक्विटी मार्केट में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। इसके साथ ही जब तक यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव का कोई अच्छा समाधान नहीं होता, तब तक बाजार दबाव में रहेगा। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि US फेड 2022 से 23 के बीच 7 बार अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है और बढ़ोतरी का यह क्रम मध्य मार्च से शुरू हो सकता है। हालांकि US बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट बाजार भागीदारों के इस विश्वास को व्यक्त करता है कि यूक्रेन तनाव ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी ला सकता है और आगे मुद्रास्फीति का दबाव थोड़ा हल्का पड़ सकता है। गौरतलब है कि सौम्या सरकार न्यूयॉर्क स्थित एक जानी मानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। सुमित कैपिटल की स्थापना करने के पहले सौम्या सरकार ने 1995 से 2009 की अवधि में डॉयचे बैंक के साथ और 1991 से 1995 तक क्रेडिट स्विस के साथ काम किया है। इन्फो एज नौकरी के शेयर के भाव कुछ समय से दबाव में है, लेकिन इस समय काउंटर अपने अहम सपोर्ट स्तर के पास कारोबार कर रहा है। इसके पहले भी ये स्टॉक इस स्तर से घूमा था और इसमें 7,000 रुपये तक की एक जोरदार रैली देखी गई थी।
घरेलू ब्रोकरेज और शोध फर्म आनंद राठी इस बात पर ध्यान दिलाया है। ब्रोकरेज के अनुसार इस स्टॉक में डेली चार्ट पर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ साथ बुलिश बैक पैटर्न बना है जो आकर्षक लग रहा है। इस स्टॉक को इस महीने के लिए अपनी शीर्ष पिक बताते हुए आनंद राठी ने ट्रेडर्स को इसमें 5,450 के लक्ष्य के लिए 4,250 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 17% से अधिक संभावित अपसाइड के लिए 1 महीने की अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह दी है। UPL के प्रमोटर्स के एक फैमिली बंटवारे के चलते कंपनी को बेच सकते हैं। मनी कंट्रोल को सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि प्रमोटरों को व्यक्तिगत मामलों के लिए कैश की जरूरत इस बिक्री की वजह बन सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिक्री प्रक्रिया के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी नियुक्त किया गया है। मनी कंट्रोल के भेजे सवालों के जवाब में UPL ने कहा, कंपनी की नीति है कि वह अटकलों पर आधारित खबरों पर टिप्पणी नहीं करती है। एक सूत्र ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताया, यह बिक्री प्रमोटरों के बीच आर्थिक हितों के बंटवारे को सक्षम बनाएगी। UPL ने शेयरों की बायबैक प्रक्रिया शुरू की है, जो प्रमोटरों की बिक्री प्रक्रिया के लिए वैल्यूएशन तय करने में भी बेंचमार्क बनेगा। नकदी संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार को अपने प्रमोटरों आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन इंक को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि वह यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड, प्राइम मेटल्स लिमिटेड और ओरियाना इन्वेस्टमेंट PT लिमिटेड को प्रेफरेंशियल आधार पर 3.39 अरब शेयर जारी करेगी। इसमें से यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज और प्राइम मेटल्स लिमिटेड जहां वोडाफोन ग्रुप की कंपनियां हैं, वहीं ओरियाना इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। वोडाफोन आइडिया कंपनियों को 13.30 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करेगी, जो उसके मौजूदा बाजार भाव से करीब 20% अधिक है। वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप के पास वोडाफोन आइडिया की क्रमशः 44.39% और 27.66% हिस्सेदारी है और दोनों इस टेलीकॉम कंपनी के को प्रमोटर हैं। रूस के स्टॉक मार्केट में पिछले 4 दिन से ट्रेडिंग ठप है, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रूसी कंपनियों की हालत बहुत खराब है। इन कंपनियों के शेयर पेनी स्टॉक्स बन गए हैं। इनमें कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ दिन पहले 100 अरब डॉलर था, लेकिन शेयरों में गिरावट से उनकी वैल्यू नामात्र की रह गई है। LSE ने गुरुवार को रूसी कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। रूसी कंपनियों के शेयरों में गुरुवार से ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बुधवार को इन शेयरों में कौड़ियों के भाव कारोबार हो रहा था। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इन शेयरों की सेकेंडरी लिस्टिंग के तहत कारोबार हो रहा था। दरअसल इन शेयरों के GDR और ADR में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती थी। बुधवार को रूस के सबसे बड़े बैंक सबेरबैंक के ADR गिरकर 0.05 डॉलर पर आ गया। फरवरी के मध्य से इसका भाव 99% से ज्यादा गिर चुका है। फरवरी के मध्य में इसका भाव 14 डॉलर था। 18 को 3 मार्च को दिए गए अपने खास इंटरव्यू में एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CEO नीलेश शाह ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार अमेरिका सहित दूसरे इक्विटी बाजारों से बेहतर प्रदर्शन करता नजर आएगा। इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि हमारा स्पष्ट विचार है कि उभरते बाजार अमेरिकी बाजारों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इसमें भारत का बाजार भी शामिल है। नीलेश शाह का यह बयान उस समय आया है जब NSE ने अपनी सब्सिडियरी NSE IFSC के जरिए गिफ्ट सिटी में अमेरिकी इक्विटीज में निवेशकों को सीधे निवेश की मंजूरी दे दी है। ये निवेश अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी के जरिए किया जा सकता है। इसके पहले निवेशक अमेरिकी शेयरों में सिर्फ म्यूचुअल फंडों और ETF के जरिए ही निवेश कर सकते थे, लेकिन अब वे चुनिंदा अमेरिका शेयरों में सीधे पैसे लगा सकेंगे और NSE IFSC में रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट में इन स्टॉक्स को रख सकेंगे। यह पहल उस समय हुई है जब भारतीय निवेशक अमेरिकी स्टॉक में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। भारतीय निवेशक अमेरिकी बाजार में पिछले कुछ दशकों के दौरान टेक्नोलॉजी शेयरों में आए बूम का फायदा उठाना चाहते हैं। अब तक मिले रिटर्न के आधार पर देखें तो भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले दशक में भारतीय इक्विटी बाजार की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कोल इंडिया के शेयर आज BSE पर कारोबार खत्म होने के समय 2.19% की तेजी के साथ 188.90 रुपये पर बंद हुए हैं। दरअसल
कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मौजूदा वित्त वर्ष में अपने प्रोडक्शन टारगेट 11.9 करोड़ टन के स्तर को पार करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी अपने 1640 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर लक्ष्य को भी हासिल करने जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में इस शेयर ने अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर 203.85 रुपए को छू लिया था। एनालिस्ट्स का कहना है कि मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके साथ ही एनर्जी की बढ़ती कीमतों और वित्त वर्ष 2022 के प्रोडक्शन टारगेट को पार करने के चलते पिछले 3 से 4 दिनों से कोल इंडिया में जोरदार तेजी आई है। घरेलू शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान 2% घटकर 654 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों की बड़े पैमाने पर बिकवाली और भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट से इसमें कमी आई है। समीक्षाधीन अवधि में खासतौर से लार्ज कैप और मिड कैप मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। इसमें कहा गया, दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के अंत में भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई निवेश का मूल्य 2% घटकर 654 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो इससे पिछली तिमाही में 667 अरब अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर 2020 के अंत में भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई निवेश का मूल्य 518 अरब अमेरिकी डॉलर था। समीक्षाधीन अवधि में हुई गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण में एफपीआई का योगदान घटकर 18.3% रह गया, जो सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 19% था। रेलवे स्टेशनों पर स्थित टिकट खिड़की, टिकट काउंटर पर आए दिन टिकट बाबू, बुकिंग क्लर्क और पैसेंजर्स के बीच चिक चिक होते रहता है। अक्सर यह चिक चिक खुले पैसे का लेकर होती है, लेकिन लोगों को इससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि अब यात्री पेटीएम से भी रेलवे के जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए पेटीएम ब्रांड चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) से एक समझौता किया है। NLEM लिस्ट। कई साल में पहली बार नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) यानी आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाली लगभग 800 दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों में 10% का इजाफा होने जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा थोक मूल्य सूचकांक WPI तेज बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। NLEM में सूचीबद्ध दवाइयों की सालाना बढ़ोतरी WPI के आधार पर है। इस लिस्ट में शामिल दवाइयों को आवश्यक दवाइयों की श्रेणी में गिना जाता है और इन्हें खुदरा बिक्री के अलावा सरकार के कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है। LIC IPO। इकोनॉमिक टाइम्स में 3 मार्च 2022 को छपी खबर के मुताबिक LIC के बहुप्रतीक्षित IPO को रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके कारण बाजार में जारी भारी उठापटक के कारण अगले वित्त वर्ष के लिए टाला जा सकता है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपने IPO की अर्जी 13 फरवरी को सेबी में दाखिल कर दी है। इस IPO के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के मुताबिक IPO में सरकार LIC की अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। LIC IPO को देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। पहले इस IPO को इसी मार्च महीने में ही लाने की बात कही जा रही थी। बता दें कि इस IPO के इश्यू प्राइस का निर्धारण अभी होना बाकी है। बाजार जानकारों का अनुमान है कि इस IPO की साइज 63,000 करोड़ रुपए हो सकती है। लोगों में इस बात को लेकर परेशानी है कि वर्तमान वोलेटिलिटी में इतने बड़े IPO के लिए मुश्किल हो सकती है। इस बीच अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने रूसी बाजार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रिल पैक्ट विद सनमिना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड (RSBVL) ने सनमिना कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है। यह एग्रीमेंट भारत में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी। इस पार्टनरशिप के तहत सनमिना के 40 साल के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग अनुभव और रिलायंस की इंडिया इकोसिस्टम में विशेषज्ञता का फायदा दोनों कंपनियों का मिलेगा। चेन्नई में सनमिना की मौजूदा प्रबंधन टीम द्वारा डे टू डे बिजनेस का प्रबंधन जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।